वेलकम। मैं अजय महतो आज आप लोगों का आई ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के ऑप्टिक्स के पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को सही से देखेंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको YouTube में अजय ट्रिक्स लिखना है, वहाँ आपको अजय ट्रिक्स का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके अजय ट्रिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब कब कौन सा टॉपिक डाला जा रहा है। अजय ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ट्रेडिशनल, मैथ, रीजनिंग, अदर करंट अफेयर्स, अदर सभी प्रकार के टॉपिक दिया जाता है। तो देखते हैं आज हम फिजिक्स के ऑप्टिक्स के पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए पार्ट 3 पहला हम देखेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग अभी लेंस पढ़ने जा रहे हैं। लेंस में देखेंगे हम लोग, लेंस जो है सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है। लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः वक्र कर्व होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस जिसे हम लोग कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, दूसरा है अवतल लेंस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव लेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तल लेंस, कनकेव लेंस, ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करती है। अनंत से आने वाली किरणों क्या करती है, अभिसारित करती है। कहने का अर्थ क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा करती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिएगा एग्जाम्पल ग्रुप में, जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जल में जो बुलबुला होता है उसमें जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस के। देखिएगा बीच में देखिएगा क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पे क्या होता है, हल्का चिपटा हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हम लोग किस पर, अवतल लेंस, कनकेव लेंस। ऐसे लेंस जो मध्य में क्या होना चाहिए, पतला, जो क्या होगा मध्य में पतला एवं किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से विस्थापित करते हैं। जो अनंत से जो किरणें आती है वो एक दूसरे क्या होता है, चारों तरफ फैला देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अवतल लेंस। इस कारण से इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं लेंसों के उपयोग। लेंस के उपयोग प्रकाशीय यंत्र बनाने में, जैसे दूरबीन, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी आदि, इन सभी में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरबीन में लेंस का, चश्मा में लेंस का, सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस का आदि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष के निवारण हेतु ऐनकों में लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग चश्मा, ऐनक हो या क्या होता है शीशे में किसका, लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता
केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग किससे, सी से सूचित करते हैं। इसे किससे, सी से सूचित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? चलिए देखिए, प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलन हुए सीधे निर्गत हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्या था? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब देखते हैं मुख्य फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती है अथवा अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे? एफ से सूचित किया जाता है। अब आगे, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें हम लोग 6 तरह देखेंगे। इस तरह अवतल दर्पण में देखे थे 6 स्टेज, यहाँ भी हम लोग आपको 6 स्टेज दिखाया जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु आपका अनंत पर रहेगा तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत ही छोटा, अनंत की तुलना में बहुत ही छोटा। बिंदु के आकार का वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? ध्यान रखिएगा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का एवं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है? फिगर में देख लीजिएगा, ये अनंत से आने वाली किरण है। ये अनंत से किरण आ रही है, लेंस से टकराने के बाद ये देखिएगा मुख्य फोकस पर आकर आ गई। क्या सभी अनंत से किरण आ रही है? ये मुख्य फोकस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस पर आएगी गुजरी, मुख्य फोकस प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ देखिएगा अनंत के तुलना में जो यहाँ प्रतिबिंब बना, कैसा बना? बहुत ही छोटा बना। कैसा बना? बहुत ही छोटा बना। और कैसा बना? वास्तविक बना। और उल्टा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जब वस्तु कहाँ होना चाहिए? अनंत और फोकस के बीच। देखिए इधर आपका अनंत, ए भी आपका वस्तु है जो अनंत, ए भी वस्तु है जो क्या? अनंत। और किसका? वक्रता केंद्र 2F को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। F1 जो है फोकस दूरी है और 2F1 जो है इसको हम लोग C से लिखेंगे या 2F लिखें, एक ही बात है। तो अनंत, इधर अनंत और इधर अनंत, और ये क्या? अनंत और F1, अनंत और F2F1 मतलब वक्रता केंद्र के बीच में जो वस्तु स्थित है ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु से अगर यहाँ लेंस पर किरणें पड़ती है, देखिए लेंस पे किरणें पड़ी, नीचे भी लेंस पे किरणें पड़ी,
वो लेंस से टकराने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, देखिए ये फोकस और 2F2 का मतलब हो गया क्या, आपका वक्रता केंद्र। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या, देखिए ये AB का ऊपर है, ए डैश बी डैश क्या नीचे की ओर। तो क्या देख रहे हैं, लेंस के सामने है तो क्या बनेगा, ये वास्तविक, कैसा बने प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और देखिए वस्तु के तुलना में क्या हो रहा है, छोटा, वस्तु की तुलना में छोटा, वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र मतलब C पे स्थित हो, 2F पर स्थित हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, न वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक के उल्टा बनेगा। वस्तु के बराबर, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता क्या, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फिगर देखते हैं इसका। फिगर देखिए, AB दिख रहा है, ये वस्तु है जिसको 2F1 बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहां से लेंस पर किरण आई और टकराने के बाद देखिए फोकस से होते हुए एक कहाँ 2F1 पर आई। दूसरी जो किरण है वस्तु A से चली, केंद्र से होकर, सेंटर से होकर कहाँ आ गया, आपका सेंटर से आते हुए, पोल से आते हुए कहाँ चले गया, फिर ये क्या हुआ, टकराकर 2F2 करने का वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाया। तो देखिएगा AB वस्तु के तुलना में A डैश और B डैश प्रतिबिंब बराबर है और ये वास्तविक है। और कैसा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, कहां स्थित होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, कहा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा। अब कहा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से अब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच AB वस्तु है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच AB वस्तु है। लेंस से टकराने के बाद कहां देख लीजिएगा, वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु के तुलना में क्या, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की तुलना में बड़ा, वास्तविक और क्या, वस्तु के सामने क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु को फोकस पर स्थित कर दिया जाता है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु के आकार से बड़ा एवं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर वस्तु के आकार से बड़ा, अनंत बनेगा, वस्तु से आकार से बड़ा, बहुत बड़ा कर सकते हैं, बड़ा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए हम फोकस पर वस्तु रख दे AB को, कहाँ रखे हैं हम लोग, ये वस्तु है, AB कर सकते हैं या B कर सकते हैं, ये वस्तु है। यहाँ से जब रखेंगे तो लेंस से टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब देखिए कहीं मिला ही नहीं है, नहीं मिला मतलब क्या हुआ, अनंत पर। और देखिए वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब जब भी बनेगा क्या हुआ, नीचे, सो क्या बोलेंगे हम लोग, उल्टा। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक, सामने बन रहा है तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा केस, जब वस्तु फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, पोल के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के जिस ओर वस्तु है, लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर
बहुत बड़ा, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बहुत बड़ा, और उसी तो बने क्या बनेगा, काल्पनिक, जिसको आभासी, इमेजिनरी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं, ये आपका पोल और फोकस के बीच अगर ए बी वस्तु स्थित है तो यह टकराने के बाद नीचे प्रतिबिंब ने बनकर काल्पनिक उसी दिशा में प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, जो क्या देखें वस्तु के तुलना में बड़ा है, और उसी दिशा में अगर प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग इमेजिनरी प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु से बड़ा है, और ये क्या सीधा हो गया, जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब क्या हो गया, सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, ये 6 स्टेज लेंस का समाप्त होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। जिस तरह दर्पण में फार्मूला पढ़े थे, ठीक यहाँ भी फार्मूला पढ़ेंगे, थोड़ी सी अंतर मिलेगी, क्या वहां प्लस था, यहां पर आपको माइनस मिलेगा। देखिए, लेंस सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, जहां f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए, दर्पण में हम लोग पढ़े थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस में पढ़ेंगे हम लोग 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो देखिए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, फैलाना या बिछाड़ना या दूर हटाना की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किसे P से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होता है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब रिवर्स होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जो बहुत ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर, इसको सही से ध्यान रखना है। और देखिए, लेंस की जो फोकस दूरी होता है, क्षमता होती है, फोकस दूरी के रिवर्स होती है। अगर आपका फोकस दूरी दूर होगा तो क्षमता कम होगा, अगर क्या होता है फोकस दूरी नजदीक होगा तो क्षमता अधिक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स। लेंस की यह क्षमता हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात होता है। आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, देख लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो लेंस का आवर्धन m बराबर, लेंस का आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बट्टा वस्तु की ऊंचाई h। क्या देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दृष्टि दोष, साइटनेस। विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। सही ढंग से मानव नेत्र में प्रतिबिंब जहां बनना चाहिए रेटिना पर नहीं बन पाता है, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहा जाता है। अब आगे देखिए, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। चौथा
अबिन्दुकता दृष्टि दोष। टोटल 4 तरह के दृष्टि दोष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष हम लोग को मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, देख लीजिए कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट से वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में होता क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे आपको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष लेने के लिए क्या इसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य निकट बिंदु पर ले आता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि या हाइपरोपिया ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट, जिसका निकट देखने का मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, वही 25 सेंटीमीटर दिया गया है। 25 सेंटीमीटर कम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब क्या है, जो दूरदृष्टि दोष वाले होते हैं 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को देखने में उसको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। दूर पर स्थित वस्तु का कम दूर पर स्थित वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। चलिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए किसका, उत्तल, उसी को अपसारी बोला जाता है, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपनी अपसारी क्षमता के कारण निकट बिंदु को दूरस्थ बिंदु तक प्रक्षेपित कर देता है। अब देखेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष, जरा प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। देखिए इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी करता है क्या है, इंग्लिश नाम ही डाल देता है हिंदी में करके, इसलिए इंग्लिश नाम भी छोड़ना नहीं है, इंग्लिश नाम भी तरह देख लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की लोचशीलता, इलास्टिसिटी, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है जिससे न तो पास की और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस समझ रहे हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया है। मतलब एक ही लेंस में दोनों तरह का लेंस लगा रहेगा, अवतल और उत्तल। ये देखते होंगे जो बड़े होते हैं, कहने बूढ़े लोग हो जाते हैं जिसका एक 50 से ऊपर होता है, एक धारी से बना दिया जाता है, नीचे की अलग ऊपर की अलग। नजदीक देखना है तो नीचे वाला देखिए, दूर देखना है तो ऊपर वाला देखिए, मैंने एक लकीर टाइप कर दिया, मैंने दोनों लेंस डाल दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है बाइफोकल लेंस। किसी में देखिए नीचे गोला होता है, किसी में एक सिंपल सा लकीर की तरह दिखाया जाता है। मैंने नीचे लेंस कुछ अलग रहता है, ऊपर लेंस कुछ अलग रहता है। नीचे रहता है निकट देखने के लिए, ऊपर रहता है दूर देखने के लिए। मैंने जिसमें दोनों दोष पर हो जाता है उसी को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। अब देखते हैं अबिन्दुकता, एस्टिग्मैटिज्म
ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, अबिंदुता कहलाता है। इसमें क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट हो जाती है। देखिए, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत जो भी वस्तु दिखाई देती है वो क्या देती है, उसको लंबवत दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर कोई भी चीज को लंबवत खड़ा दिखाई देता है। इस दोष को निवारण के लिए हम लोग इसका बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और पढ़े हम लोग दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण, विजुअल एंगल। वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनना वस्तु द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। अब देखते हैं दृष्टि का अस्थायित्व, परसिस्टेंस ऑफ विजन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। कहने का अर्थ हुआ, किसी वस्तु को हम देखते हैं, हमारे आंख के रेटिना पर वह वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे आंख पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो हमारे आंख पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, कितने सेकेंड में 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसी देखिए, इसी एक चीज बताते हैं, इसी 1/10 सेकेंड जो रहता है हमारा, इसी कारण से फिल्म वीडियो हमें चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ दिखाई देता है। देखिए एक्चुअल में वीडियो देखते हैं, चाहे फिल्म देखते हैं, चाहे पंखा ही देख लीजिए, उसमें से वो चलता है नहीं। वो होता क्या है, जब वीडियो देखते हुआ फोटो एक से दूसरे फोटो को इस स्पीड से आपको कहा सामने ले जाया जाता है, लगता है वो दौड़ रहा है। क्योंकि हम जिस चीज को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर 1/10 सेकेंड तक टिका हो रहता है। 1/10 सेकेंड के पहले ही 1/15 सेकेंड, 1/20 सेकेंड के में दूसरा अगर फोटो ला लिया जाए तो ऐसे लगेगा कि क्या हुआ, वो दौड़ रहा है। इसलिए वीडियो फिल्म जो बनता है इसी को बेस्ट मानकर बनाया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो पूछता है कि आपका किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो हमारे आँख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, कितने सेकंड रहता है, वह 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/10 सेकंड तक ही बस ही दिखाई देती रहती है। दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्बंध कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, दृष्टि निबंध। 1/10 सेकंड जो दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। सिनेमा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सिनेमा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखेंगे प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म ऐसा पारदर्शी पिंड जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार या अपवर्तक तल एक दूसरे की ओर हो, प्रिज्म कहलाते हैं। ऐसा पारदर्शक पिंड जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार या अपवर्तक तल एक दूसरे की ओर हो, प्रिज्म कहलाता है। देखिए प्रिज्म, ये रहा आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म में देखिएगा दो त्रिभुजाकार आकार जो होता है वह क्या है, एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे के अपोजिट है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रिज्म। इसमें होता क्या है, एक व्हाइट लाइट को, मतलब एक सफेद रोशनी को एक प्रिज्म में गुजारा जाता है, तो वो क्या हुआ, 7 रंगों में बिखर जाता है। फिर वो जो दूसरे प्रिज्म में पड़ता है, दूसरे त्रिभुजाकार
में पड़ता है लेंस में, तो फिर वो सातों किरण क्या होता है, वो एक जगह इकट्ठा होकर निकलने के समय इकट्ठा होता है, फिर व्हाइट में लेंस में व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके किसी स्क्रीन पर वो पड़ता है। मतलब हम देते हैं व्हाइट लाइट, फिर वह प्रिज्म क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है 7 रंगों में, कन्वर्ट करने के बाद फिर दूसरे प्रिज्म में जाता है, दूसरे प्रिज्म में जाने के बाद फिर ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पर वह पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बने कोण को, आपतित किरण और निर्गत मतलब जाने वाले किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं हम लोग विचलन कोण। इसे डेल्टा, इसे किसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। अब पढ़ेंगे आगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश, अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्ष 1966 में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होती है। क्या देख रहे हैं, 1666 में न्यूटन ने बताया कि, न्यूटन सब लोग जानते हैं, तो 1666 में उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होती है। हमने अलग अलग रंग जो होता है, ऐसा नहीं कि सब बराबर कोण से विक्षेपित होता, नहीं, अलग अलग रंग अलग अलग कोणों से विक्षेपित होती है, एक दूसरे से दूर भागता है। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों में के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, अलग अलग जो रंग है उसके चाल पर फर्क पड़ता है, चाल पर निर्भर करता है। देखिए प्रकाश किरण, हाँ प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से टकराया तो देखिए 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हुआ, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जब प्रकाश की ओर किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसको किस, ये क्रम है, उल्टा पुल्टा याद नहीं करना है, क्रम में है और क्रम से ही याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कौन सा क्रम, ये कहते हैं वर्ण विक्षेपण का कौन सा क्रम सही है, इसलिए क्रम याद रखेंगे। याद करने का जो ट्रिक है, आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करते हैं। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं, याद रखिएगा, नीचे से याद कीजिएगा, भिब ज्योर, VIB, भिब ज्योर, भिब ज्योर। क्या बोलेंगे हम, भिब ज्योर, 2 बार में, एक बार में भीब, दूसरा में ज्योर, भिब ज्योर। भी से वायलेट बैगनी, I से इंडिगो जामुनी, B से ब्लू नीला, G से ग्रीन हरा, Y से येलो पीला, O से ऑरेंज नारंगी, R से रेड लाल। क्या रखेंगे हम लोग, भिब ज्योर, भिब ज्योर। अच्छा, अगर जो हिंदी में याद करना चाहते हैं उसके लिए देख लीजिए क्या है ट्रिक, वो देखिए हिंदी वाला। इसके नीचे से आते हैं, बेजानी, बेजानी हा पीनाला, बेजानी हा पीनाला, बेजानी, बेजानी हा पीनाला। क्या रखेंगे हम लोग, बेजानी हा पीनाला, बेजानी हा पीनाला। इसे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। चलिए ये तो था वर्ण क्रम। अब आगे देखिए, विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य, लैम्डा तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, वर्ण और इधर तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य
कितना से कहां तक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से, एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अब देखिए नीला या जामुनी का होता है 4460 एंगस्ट्रॉन से 4650 एंगस्ट्रॉन के बीच। आसमानी ब्लू का 4650 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन के बीच। हरा का 5000 एंगस्ट्रॉन से 5700 एंगस्ट्रॉन के बीच। पीला का 5700 एंगस्ट्रॉन से लेकर 5900 एंगस्ट्रॉन के बीच। नारंगी का ऑरेंज 5900 एंगस्ट्रॉन से 6200 एंगस्ट्रॉन के बीच। लाल रेड का देखिए 6200 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच। तीसरा हम देखते क्या है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है? लाल का। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का सबसे कम होता है। इसी जो है वो जो लिखा हुआ है VIBGYOUR, ये क्या एक तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक सीक्वेंस में सजाया हुआ है। नेक्स्ट इंद्रधनुष रेनबो पढ़ेंगे हम लोग। वर्षा के होने के पश्चात विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं पूर्ण विक्षेपण द्वारा आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आधे चंद्र के आकार का आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। वर्षा के कारण पश्चात विभिन्न वर्षा जो होने के कुछ देर बाद विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं पूर्ण विक्षेपण के द्वारा आकाशों में बनी अर्धचंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है, रेनबो कहलाती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन। इंद्रधनुष कहाँ बनती है? इंद्रधनुष जब भी बनती है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। कहाँ बनती है? इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। इंद्रधनुष बनता कब है? बारिश के तुरंत बाद, बारिश के तुरंत बाद। इसको बोला जाता है रेनबो बोला जाता है। ये बनता कब है? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण के कारण। अब देखेंगे इंद्रधनुष को हम लोग दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में पहले बात करेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? जब दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन हो तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। जब दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन हो तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। यह चमकीला और छोटा होता है। क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष? यह चमकीला होता है और यह छोटा होता है, जिसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर होता है। लाल रंग बाहर, बैंगनी रंग अंदर। प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है क्या है? यह चमकीला होता है और यह छोटा होता है। लाल रंग बाहर, बैंगनी रंग अंदर होता है। अब द्वितीयक देख लेते हैं, तब हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष जब दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन, उसमें तो दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन, इसमें दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन, तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यह धुंधला और फिर जाकर बड़ा होता है। यह उतना चमकीला नहीं होता, लेकिन यह क्या होता है? थोड़ा धुंधला होता है और बहुत बड़ा होता है, जिसमें लाल रंग अंदर। प्राथमिक में था लाल रंग बाहर, इसलिए वो चमकता था। इसमें लाल रंग अंदर और बैंगनी रंग बाहर, क्योंकि लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है बाहर रहने के कारण ज्यादा चमकता है। लाल रंग अंदर होने के कारण क्या होता है? कम चमकता है, इसलिए थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। ये कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने बार परावर्तन होता है? दो बार परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार परावर्तन होता है। चलिए अब देखेंगे लोग प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसी युक्ति डिवाइस जो दर्पण या मिरर, प्रिज्म अथवा लेंसों के द्वारा निर्मित की जाती है, प्रकाशीय यंत्र कहलाती है। यह यंत्र परावर्तक के नियमों तथा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं।
प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तीन प्रकार की होती हैं, लेंस कैमरा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी टेलीस्कोप। प्रकाशीय यंत्र हम लोग तीन भागों में बांटा गया है, एक लेंस कैमरा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी टेलीस्कोप। तो पहला देखते हैं हम लोग लेंस कैमरा के बारे में। यह एक प्रकार का परिवर्तनीय उत्तल लेंस है। यह एक प्रकार का परिवर्तनीय उत्तल लेंस है जिसकी सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर फोकस किया जाता है। लेंस के द्वारक के किसी निश्चित मान के लिए शटर द्वारा फोटोग्राफी फिल्म को एक निश्चित समय के लिए उद्भासित एक्सपोज्ड किया जाता है। लेंस कैमरा द्वारा फिल्म पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। लेंस कैमरा द्वारा फिल्म का पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछता है अगर ये कि कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए सूक्ष्मदर्शी, हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें। ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म वस्तुओं को, कण, जीव आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, छोटे छोटे कणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहलाता है। माइक्रोस्कोप क्या होगा, छोटे छोटे कणें देखने वाला एक यंत्र है, एक डिवाइस है। अब देखेंगे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धन कांच, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास जो देखने वाला यंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसके एक ओर प्रकाश केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य किसी वस्तु को रखकर दूसरी ओर देखने पर वस्तु को आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा। कहने का सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो वस्तु को देखते हैं वो क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक मतलब इमेजरी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, m बराबर होता है 1 + d/f, 1 + d/f, जहां f बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी, d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जैसे 25 सेंटीमीटर, m बराबर आवर्धन क्षमता। m बराबर क्या हुआ आपका, आवर्धन क्षमता। अब देखिए, पुस्तक के छोटे अक्षरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए, पुस्तक के छोटे अक्षरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए तथा अंगुलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। देखने के इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों द्वारा आवर्धन होता है। वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदर्शक लेंस तथा आंख के समीप वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसे लेंस लगाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या, दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। एक ऐसा, दो उत्तल लेंस पूछता ही थी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस लगाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। वस्तु के समीप वाले लेंस को हम लोग अभिदर्शक बोलते हैं और आंख के समीप वाले लेंस को हम लोग नेत्रिका बोलते हैं। वस्तु के समीप को अभिदर्शक और आंख के समीप वाले को नेत्रिका कहते हैं। आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में m बराबर होता है v0 प्रतिबिंब की दूरी हो गया बटे वस्तु दूरी u इंटू 1 + d/f। उपयोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशाला में कोशिकाओं अथवा सूक्ष्म जीवों की आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। मैंने बड़ा प्रतिबिंब करके बड़ा करके देखने में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूरदर्शी टेलीस्कोप क्या है। दूरदर्शी ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग से पृथ्वी से दूर स्थित खगोलीय पिंड अर्थात तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि को देखने के लिए किया जाता है।
दूरदर्शी में लेंसों, वक्रीय दर्पणों अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जन एवं अवशोषण करने वाली युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दूरदर्शी में कैसा आता है? दूरदर्शी ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग से पृथ्वी से दूर स्थित खगोलीय पिंडों अर्थात तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि को देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी में लेंसों, वक्रीय दर्पण अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन एवं अवशोषण करने वाली युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण डेनमार्क के वैज्ञानिक केपलर ने 1911 ईस्वी में किया था। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर स्थित खगोलीय पिंडों को सरलता से देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में स्थित खगोलीय पिंडों को सरलता से देखा जा सकता है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब समान आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होते हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं के परिणामी तीव्रता में होने वाला परिवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, समपोषी तथा विनाशी। समपोषी तथा विनाशी, समपोषी तथा विनाशी। इसमें देखिए समपोषी तथा विनाशी क्या होता है? समपोषी तथा विनाशी। समपोषी प्रकाश तरंगों के माध्यम में बिंदु का समान कलम एक ही दिशा से मिलने वाली उनकी परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होना समपोषी कहलाता है। जब प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम से एक ही तरफ से दो गुजरेगा, दोनों जब मिल जाएगा, मिलने के बाद जब आगे बढ़ेगा उसी को कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण नाम से क्लियर है, विनाशी विनाश मतलब कम होने वाला। प्रकाश तरंगों के माध्यम में बिंदु का विपरीत कला विपरीत दिशा से आएगा, टकराने के बाद उनकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है, उन्हें हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है? बहुत कम ही मात्रा में व्यतिकरण हो पाता है। चलिए, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में अवरोध आने पर प्रकाश तरंगे अवरोध किनारे से मुड़कर आगे संचरित करती है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चलिए, आपका आज तक का ऑप्टिक्स यहीं तक आपका ऑप्टिक्स को समाप्त कर दिया गया है। पार्ट 3 तक ही आपका ऑप्टिक्स था, ऑप्टिक्स समाप्त हो गया। अब जो है इस चैप्टर ऑप्टिक्स चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सभी स्टूडेंट क्या हुआ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो के लिए नेक्स्ट आप अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक ले थैंक यू, बाय।